5 दिसंबर 1940 का सुनहरा दिन सिमडेगा की कैसर सुंदरा टोली में एक सांवली सलोनी लड़की ने लिया जन्म प्यारा क्रिकेटा और मार्था क्रिकेटा के घर। परिवार वालों ने नाम दिया रोज, यानी रोज क्रिकेटा। प्रकृति के बीच हंसती खिलखिलाती और अटखेलियां करती रोज ने वनचंपा की कलियों की तरह खुशबू बिखेरती प्रकृति की गोद को अपनी पाठशाला बनाया। वनों में विचरण करती, गाय बकरी चराती, पेड़ पौधों से बतियाती, धान मड़ुआ के खेतों में अटखेलियां करती, प्रकृति के साथ ताल और स्वर को रोज ने पहचाना और ये जाना कि प्रकृति पयोधिनी है और इंसान उसकी संतान। और यहीं से शुरू होती है रोज केरकेट्टा की लंबी जीवन यात्रा। सामाजिक न्याय और अधिकार की राजनीति की एक ऐसी गाथा जो हर चुनौती को सीख में बदल देती है और हर सीख को संघर्ष और सृजन की शक्ति बना देती है। रोज केरकेट्टा बताती हैं कि 1945 के दिसंबर में उनके पिताजी ने कुंडरा छोड़ दिया। सारे लोग सिमडेगा का अभी जिला बन गया है, लेकिन उस समय सब डिवीजन था। उसके नजदीक एक खुटी टोली गांव है, वहां चले आए। खुटी टोली में जर्मन मिशन का मिडिल स्कूल है, तो वहां रहते हुए 2 वर्ष वहां हम लोगों ने बिताया। तीसरा और चौथा क्लास की पढ़ाई मेरी वहीं हुई। यहाँ एक काम हम लोगों को करने को मिला, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, तो वहाँ पिताजी ने गाय पाली और हम दोनों को गाय चराने का काम मिला। तो स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद एक ही गाय थी, तो हम दूसरे बच्चों के साथ गाय चराने के लिए जाते थे चरवाहे पर। तो वहां पर जाके हम लोगों को ज्यादा प्रकृति के नजदीक जाने का मौका मिला कि कैसे बकरी चराते हैं और भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे, बच्चों के खेल, चरवाहे बच्चों के साथ रहने को मिला। तो ये काम हम लोगों ने सीखा। और दूसरा बात, वहाँ जमीन जो थी वो इसके उसके यहाँ कई लोगों की बंधक पड़ी, तो पिताजी ने एक टांड और एक खेत में खेती की। वहाँ धान रोपनी तो का काम जब हुआ तो हम लोग भी साथ में थे, और उस खेत में इतना खाद कैसा डाला। छोटे से खेत में जो जिसकी जमीन थी वो मुश्किल से 4-5 मन धान उगाता था, वो वहाँ उन्होंने 19 मन धान उगाया था। और उड़द का बोना, तो उसमें टांड में एक क्या बोलते उसको, मचान जैसा बना दिए थे, जिसमें हम लोग दोनों भाई बहन बैठे रहते थे और चिड़िया भगाते थे या बकरी भगाते थे। ये बहुत आनंददायक काम था। तो तब हम लोग थोड़े बड़े हो गए थे। पढ़ाई लिखाई में छोटा भाई तो स्कूल नहीं जाता था, वो बीमार भी था थोड़ा, नहीं जाती थी। तो स्कूल के बाद हम दोनों वही काम करते थे। वो बहुत प्रकृति के नजदीक जाने का मौका मिला और गांव के बच्चों के साथ हम लोगों को खेलने का मौका मिला। हम भी थोड़ा थोड़ा उसमें ढल गए। बचपन में ही रोज केरकेट्टा ने घर के भीतर और बाहर दोनों जगह सामाजिक राजनीतिक तनाव को करीब से देखा। पिता की राजनीतिक समझ ने पूरे परिवार को समाज से काट दिया था। विरोध, तिरस्कार और अकेलेपन के बीच पली बढ़ी रोज केरकेट्टा वहीं से अपने भीतर एक ऐसी ताकत गढ़ने लगी जिसने उन्हें संघर्ष में जीना सिखाया, हर संघर्ष का
सामना करना सिखाया। 1946 में ही कोई चुनाव हुआ था, मुझे ठीक से अभी तो उसमें पिताजी कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे और उस समय दो ही पार्टियां थे, एक आदिवासी पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। सारे आदिवासी लोग आदिवासी पार्टी के जयपाल सिंह के साथ थे, पिताजी अकेले कांग्रेस के समर्थक। तो इससे पूरे इलाके में पिताजी का विरोध हुआ कि ये अपने लोगों के छोड़ करके क्यों इधर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे। तो वहां पर जो राजनीतिक माहौल ऐसा बना कि हम लोग बिल्कुल अछूत की तरह हो गए। कोई हम लोगों को खेलने के लिए साथी नहीं मिलते थे, कोई बातचीत करने वाले लोग भी नहीं मिलते। और जब चुनाव आया था, शायद गर्मी का दिन था, तो पिताजी तो रहते नहीं थे, बाहर निकल जाते थे। शाम को लोग नारे लगाते हुए आते थे, प्यारा क्रिकेटा की जय, आदिवासी पार्टी की जय, जयपाल सिंह पार्टी, जयपाल सिंह की जय बोलते थे। तो इस थोड़ा हमारी माँ को बहुत खराब लगता था, वो डरती भी थी। और मेरे नाना थे जयपाल सिंह के पक्के समर्थक। तो इससे हमारा पारिवारिक रिश्ता भी, पिताजी और अपने ससुर हमारे नाना जी दोनों के बीच में रिश्ता बहुत कड़वा हो गया। और तब हम लोग बिल्कुल ही अपने अपने लोगों में से भी अलग हट कर। तो यहीं से हम लोग अकेले अकेले रहना शुरू किए। 1940 के दशक का बदलता सामाजिक व राजनीतिक माहौल। पिता आदिम जाति सेवा मंडल से जुड़ गए, साथ मिलकर आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलने के अभियान में जुट गए। नए परिवेश, नए माहौल, नए संघर्ष और नई शिक्षा के लिए लगातार जद्दोजहद। यहीं से रोज किरकिट्टा के जीवन में समुदाय और समाज में बदलाव की समझ आकार लेने लगी। 46 का दिसंबर तक ही खुटी टोली में रहे। उसके बाद 1947 में हम लोग सिमडेगा चले गए। वहां पर आदिम जाति सेवा मंडल, उस समय तो आदिवासी सेवक संघ के नाम से एक संस्था थी, क्षितिज चंद्र बोस, वो जैसे कुछ समाज सेवी बंगाल से आए थे, वो लोग यहाँ काम कर रहे थे रांची में और सिमडेगा, गुमला, सब जगह वो लोग अपना काम आदिवासियों के बीच में कर रहे थे। तो उन्हीं की संस्था से वो चले गए सिमडेगा। तो वहाँ फिर हमारी पढ़ाई थोड़ी सी गड़बड़ हुई, क्योंकि मिशन स्कूल में जाने डालने के लिए पिताजी भी कतरा रहे थे और हम लोग भी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामाजिक वातावरण हम लोगों के विरुद्ध हो गया था। फिर भी हम लोग वहाँ रहे और वहीं जम के पिताजी ने काम किया और पार्टी के साथ साथ उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया आदिम जाति सेवा मंडल की तरफ से। और पूरे सिमडेगा सब डिवीजन में 87 स्कूल उन्होंने खोले। जो पहले लोअर प्राइमरी स्कूल थे उनको अपर प्राइमरी को मिडिल स्कूल बनाया और एक मिडिल स्कूल था उसको कॉलेज में परिणत किया। कई जगह विरोध भी करते थे, लेकिन तब प्रशासन उनके साथ स्कूल खोलने में उनको मदद कर रहा था, इसलिए ये सारे स्कूल बहुत अच्छी तरह से चले। रोज किरकिट्टा अपने बचपन की शिक्षा यात्रा और पिता द्वारा खड़ी की गई ग्रामीण स्कूल व्यवस्था से मिली प्रेरणा को हमेशा याद करती रही। उस समय पहले वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल था जिसमें चौथा से नहीं छठा सातवां 2 क्लास की पढ़ाई होती थी। बहुत दूर दूर से मास्टर लोग आते थे, उनको पैसा भी नहीं मिलता था, लेकिन वो लोग बहुत मन लगा के पढ़ाते। पिताजी गए तो वहाँ 3 शिक्षक हो गए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और हाई स्कूल बनाने के लिए सोचा। वहाँ पर एक मिशन स्कूल के फादर से उनकी बहस हुई कि फादर टक्कर थे, वो बोलने आके घर में बोल रहे थे कि तुम ऐसे गांव के लोगों को पढ़ा सकोगे क्या?
तो इनका कहना था कि आपके स्कूल में जो लड़के आते हैं वो कैसे पढ़ लेते हैं, तो बोले कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। 8वां क्लास में 3 सेक्शन होता है और हर एक सेक्शन में 50-50 लड़के होते हैं। और तब पिताजी ने उनसे पूछा था कि और मैट्रिक में कितने लड़के अपियर थे, तो 30 से 32 लड़के अपियर होते हैं। तब उस दिन पिताजी ने उनको जवाब दिया कि जब 150 लड़के 8वां क्लास में होते हैं और मैट्रिक में सिर्फ 30 या 32 लड़के अपियर होते हैं, तो आपके यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। ये जो 32 लड़के मैट्रिक अपियर होते हैं वो तो बिना पढ़ाई भी पास कर जाएंगे, तो सो कैसे। तो उन्होंने उसमें कहा कि मेरे यहाँ जो आएंगे वो लड़का इस गांव में हल जोतने के बाद 10 बजे आएगा और हाथ पैर धोएगा, खाना खाएगा और सीधे स्कूल जाएगा और वहां पढ़ेगा, फिर शाम को आके अपने घर में काम करेगा। इतने गरीब लड़के होंगे और मैं ऐसे लोगों को पढ़ाऊंगा। और संयोग ऐसा हुआ कि उस समय जितने लड़के आए सारे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे। और एक लड़का पहला ही बैच का फर्स्ट डिवीजन से आया, कमलाकांत मिश्र करके, बसिया का लड़का था। वो बाद में सर्कल ऑफिसर हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। तो इस तरह से वहां से जो लड़के पढ़े उसको उन्होंने दूसरे तरह की ट्रेनिंग दी। जो हॉस्टल में रहते थे उनको 4:30 बजे उठा के प्रेयर कराएंगे, एक्सरसाइज और बगान में काम कराते थे। और उसके बाद स्कूल जाते थे। पढ़ाई के समय बहुत कड़ाई करते थे, सुबह और शाम पढ़ने के समय कोई अनुपस्थित ना रहे। फिर उनको गांव ले जाते थे सोशल सर्विस के लिए। तो ये सब देख के हम लोग भी बड़े हुए और हमारा झुकाव उस तरफ। एक उनकी और आदत थी अखबार पढ़ने की, और सबको जमा करके आर्यावर्त और अमृत बाजार पत्रिका, ये दो वो पढ़ते थे और पढ़ के सुनाते थे। फिर उनके यहाँ हॉस्टल के लड़कों के साथ हम लोग पले बढ़े। कई कल्चरल प्रोग्राम होते थे जिसमें कविता पाठ, नाटक, ये सारा कुछ कराते। तो इस तरह के माहौल में हम लोग पढ़े। और फिर मुझको बाद में मिशन स्कूल में डाल दिया गया 5वां क्लास में। और चूंकि मेरी पढ़ाई बहुत अव्यवस्थित ढंग से हो रही थी, 5वां क्लास में मैं 35-36 थे शायद, उसमें मैं सबसे लास्ट थी। सब मेरे बाद में सिर्फ एक ही लड़की थी। तो इतना मेरा पढ़ाई मतलब स्कूल की दृष्टि से गड़बड़। लेकिन छठे क्लास में एकाएक मेरी पढ़ाई सुधर गई, क्योंकि वहाँ जो हमारी टीचर आई वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी। और मैं पहला दूसरा तीसरा इस 3 के बीच में आने लगी। 7वां क्लास में फिर गड़बड़ हो गई। एक बड़ी कट्टर हेड मिस्ट्रेस थी, वो मार्था मीन्स था। वो हमेशा बोलेगी कि कांग्रेसिया, ऐसा बोलती थी। तो उसका असर बहुत खराब पड़ा, हम बहुत चिढ़ते थे। और उसी क्लास में फिर मेरा रैंक नीचे 10वां हो गया। तो पिताजी बोले कि नहीं, हम इसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, और उन्होंने फिर सेंट मार्गन्स 1950 में भेज दिया। यहाँ मेरी पढ़ाई हुई। तो मेरी जो पुरानी आदतें थी उसके कारण हॉस्टल में मुझको बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि अखबार पढ़ने को नहीं मिलता था। स्कूल पहुंचेंगे तो स्कूल में, लेकिन स्कूल में बहुत व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई होती थी। वहाँ मिसेस डेविड करके हेड मिस्ट्रेस आई थी। वो पाकिस्तान क्वेटा की रेफ्यूजी थी। वो जब यहाँ आई तो उसी ढंग से पढ़ाती थी। तो उसने एकदम न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी कर दिया, और हर एक क्लास को स्टेज पर जाके एक दिन न्यूज़ बोलना होता था। तो ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बाकी समय में किताब उस हॉस्टल में पढ़ने को नहीं मिलता था, स्टडी रूम में। और मेरी गणित गणित बहुत कमजोर थी। मुझको गणित में मन भी नहीं लगता था, लिटरेचर पर भी मन लगता था। एक तब वहां से 2 टीचर, एक लिलियन हेम्ब्रम,
लिलियन मिचियारी और लिलियन हेम्ब्रम दोनों ही। ये दोनों वर्धा से ट्रेनिंग दे के आई, और वर्धा वाला ट्रेनिंग उन्होंने दी तो वो मिसेस हेम्ब्रम जो थी वो बहुत प्यार करती थी मेरी पढ़ाई की आदत से, और उसका अपनी ट्रेनिंग की वजह से। तो उस समय उन्होंने मेरे लिए कम से कम सारा लाइब्रेरी खोल दिया, और लगभग मैं पूरी किताब पढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई स्टडी में उसका जो हुआ, गणित तो बनाते नहीं थे, दूसरे लोग बनाते थे, उसको नकल करके ले जाते थे। तो बड़ा मुश्किल हो गया मैट्रिक में पास करना। और संस्कृत की पढ़ाई में हमारे जो मास्टर थे पंडित जी, वो बहुत सीधे थे, और दुर्भाग्य से उनका बेटा जोन्हा में, एक ही बेटा था, वो एक डूब के मर गया कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो बहुत उदास है वो, बहुत वो मतलब इतना सीधा सरल पंडित जी हम लोगों को फिर नहीं मिला। हम लोग कितना बदमाश के डेस्क के नीचे किताब, कहानी किताब खोल के पढ़ते, पहले सबसे सामने में बैठते थे, लेकिन ये सब बदमाशी करते थे। फिर भी संस्कृत में अच्छा अंक मिला। गणित में बड़ा मुश्किल हो गया। एक डेमोन्स्ट्रेटर थे कालिका प्रसाद सिन्हा, वो बोले कि हमको भोंगा बसंत बोलते थे, गणित नहीं आता, तो वो फिजिक्स के डेमोन्स्ट्रेटर थे। तो बोले कि तुमसे नहीं पार लगेगा, तुम ऐसा करो, एक ऐकिक नियम रट लो, एक व्यवहार गणित रट लो, एक बनावट ज्योमेट्री होता था, उस बनावटी 3 तुम रट लो, और किसी तरह से तुम पास हो जाओगे। और वही केवल पास कर गए मैट्रिक, 48 नंबर आया था गणित, लेकिन बाकी चीज में बहुत अच्छा नंबर आया था, फर्स्ट में। और हॉस्टल में रहते हुए मुझको बहुत सजा मिलती थी। वही किताब स्टडी रूम से बाहर जो लाइब्रेरी किताब लेके पढ़ते रहने की जो आदत थी, जब तक लोग सोते हैं तैयार हो रहे हैं तब तक किताब पढ़ते थे। हमारी पद्मिनी कोनगाड़ी हाउस टीचर थी, वो मेरी किताब बहुत ले जाते थे, और हम जिद्दी थे कि ले गई तो ले गई, हम मांगने नहीं जाएंगे। फिर एग्जामिनेशन से पहले वो लौटा देती थी, और हम थोड़ा सा उज्जट किस्म के जवाब देते थे। आपकी बहन तो मेरे ही पास न पूछने आएगी, उनकी बहन हमारे साथ पढ़ते थे हर्षिता कुंदन, तो किताब ले जाइए, लेकिन पढ़ने के लिए पूछने के लिए तो आपकी बहन मेरे ही पास आएगी। ये इस तरह का खराब जवाब देते थे। तो वहाँ पढ़ाई हुई। तमाम पारिवारिक और सामाजिक दबावों के बीच रोजदी की शादी जल्दी कर दी गई। नया परिवेश, वहां कठोर और संकीर्ण माहौल उनके लिए एक कठिन संघर्ष लेकर आया। एक दशक तक रिश्ते को निभाते हुए भी भीतर ही भीतर वे अपने लिए एक रास्ता, एक मुक्त गगन की तलाश करती रहीं। इसी तलाश ने उन्हें नौकरी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया। घर में तो माहौल मतलब पारिवारिक माहौल वैसे ही था, सामाजिक माहौल की कांग्रेस पार्टी और झारखंड आदिवासी पार्टी वाला। तो जो बड़े लोग थे बोले कि अब इनकी बेटियों की शादी से कौन शादी करेगा। तो पिताजी को बहुत चिंता हुई कि मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, और उनका था कि अपनी ही जाति में शादी देना है, दूसरे को नहीं देना है। फिर मैट्रिक में मेरी शादी हो गई, पास किए, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। और संयोगवश वहां पर एक गया के थे मिस्टर डेविड, वो शादी हो गई। उसके बाद ससुराल में तो बहुत दूसरा माहौल था, खेती बाड़ी का माहौल, पलटन आदमी से शादी हो गई। और उनका स्वभाव चरित्र बहुत दूसरा था। किताब पढ़ पढ़ के हम लोग जो है किताबी चरित्र सोच लेते हैं, वैसा ही सोचते थे। तो वहीं पर हमको बहुत धक्का लगा कि भाई ये जिंदगी कैसे बीतेगी। फिर भी
10 साल तो हम लोगों ने निभाया, 10-15 साल। 10 साल के बाद मेरी बेटी हुई। उसमें 10 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो बाकी लोग भी बोलने लगे कि ये तो कैसी बहू लाए हैं। फिर हम नौकरी भी करना चाह रहे थे, अपने पैर पर खड़े हो जाए, कहीं से हमको मुक्ति चाहिए थी। तो कोर्ट में 1 साल तक क्लर्की किया। कई उतार चढ़ावों के बाद जब वे पढ़ाई और नौकरी दोनों संभालने लगीं, तभी एक नई तरह की राजनीति उनके जीवन और सोच पर असर डालने लगी। उसके बाद सोशल एजुकेशन का काम मिला तो उसमें किया और 1 साल इलाहाबाद में ट्रेनिंग दी। फिर वहां से लौट के आए, तब पिताजी को अपनी गलती फिर महसूस हुई कि हमसे गलती हुई, तो तुम जितना पढ़ना है पढ़ो, यहीं रह के पढ़ो। फिर अपने घर में रख के 1900 मतलब बीच में मेरी पढ़ाई बहुत बाधित हुई। 66 में बीए पास किए। और मेरी माँ तो बिल्कुल पुराने विचार की थी, वो नहीं चाहती थी कि शादी हुई बेटी यहाँ रहे। तो माँ के साथ एक तो मेरा स्वभाव था पिताजी की तरह कि हम लोग कोई भी आया तो उसको स्वागत करेंगे, बैठ के बात करेंगे। और माँ के में थोड़ा बड़प्पन था, वो नहीं चाहती थी कि गरीब लोग भी आए और इसी तरह बगल में बैठ के बात करें। तो इस सबसे हम लोग को बहुत टेंशन होता था। और पिताजी मेरा बहुत समर्थन करते थे क्योंकि हम उनकी आदतें मेरे ऊपर थी और माँ मेरा बहुत विरोध करती। 68 में प्राइवेट एमए किए। 66 में 2 महीना एक लड़बा का मिडिल स्कूल है जो पिताजी ने खड़ा किया था, उसी में काम किया। फिर वहां मुझको रहने के लिए बहुत दिक्कत होने लगी तो मैं फिर लौट के घर सिमडेगा और वहां से कॉलेज में बातचीत करके लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में काम किया और वहीं से एमए किया। एमए करने के बाद थोड़ी सी इच्छा हुई कि भैया अच्छे पोस्ट में जाना चाहिए, और मेरा रिजल्ट तो काफी अच्छा था। लेकिन तब एक दूसरे राजनीति के शिकार हुए और वहाँ 9 महीना लेक्चररशिप करने के बाद फिर वहाँ छोड़ना पड़ा। एक कठिन वैवाहिक जीवन और लगातार बने रहने वाले संघर्षों के बीच रांची पहुंचते ही रोज केरकेट्टा की जिंदगी ने एक मोड़ लिया। बेटी की परवरिश और नौकरी करते हुए आगे की पढ़ाई के साथ साथ अपने भीतर उभर रही सामाजिक चेतना को दिशा देने की आकांक्षा ने आकार ग्रहण किया। घर परिवार चलाना है, मेरी बेटी है, 69 में बेटी पैदा हुई सितंबर में, तो उसको पढ़ाना है लिखाना और साथ रहेंगे। तब तक मेरा पारिवारिक जीवन की तरफ थोड़ा झुकाव होने लगा था और मैं रांची आ गई। यहाँ आने के बाद तो फिर अपनी अपनी आदतों के चलते हम लोगों में फिर तनाव होने लगा। और 76 में तब आनंदपुर में रहते थे और वो एचईसी के एक पटेल मोंटेसरी स्कूल में मैं पढ़ा रही थी। 1 साल वहां पढ़ाया और बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ तो उन्होंने हेड मिस्ट्रेस बना दिया। लेकिन ये औद्योगिक क्षेत्र में हेड मिस्ट्रेस बनना मतलब लोगों से संपर्क, जो औद्योगिक केंद्र होता है उसके जो लोग होते हैं उनके लोगों से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम वहां से छोड़ भागने ही वाले थे कि भैया राम मुंडा करके आदिमजाति सेवा मंडल के थे, उन्होंने मुझको कहा कि सिसई में हम लोग नया कॉलेज खोल रहे हैं, तुम जाओगी, और हम चले गए वहाँ 5 साल तक पढ़ाए। और वहीं रह के मुझको गांव में घूमने का अवसर मिला। तब देखते थे कि लड़कियां बाजार आ रही हैं और लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ हाट में बहुत दुर्व्यवहार करते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा खूब है, मार पीट खूब हो गई और बहुत शराब पी के लोग पीते थे महिलाओं के बीच में काम करने की इच्छा। फिर 1982 में
जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग खुला, उसके फाउंडर में मैं भी थी एडवाइजरी बोर्ड में, और इसलिए 82 का जनवरी में मैं फिर रांची अगर यहीं रह के फिर काम तब मैंने तय कर लिया कि अब मुझको अपने परिवार से, पारिवारिक जीवन से कट के बिल्कुल दूसरे जो मेरी इच्छा के अनुसार उस तरह के काम मैं करूँ। तो मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ आ गए और फिर हम लोग रांची में रहते हुए मैं अपना काम करने में, अपना पढ़ाई भी जारी रखा, पीएचडी किया। इसी बीच एक लोहरा महिला की निर्मम हत्या और उससे जुड़े जमीन विवाद ने रोज को पहली बार झकझोरा। समाज में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार ने उन्हें उद्वेलित कर दिया। महिलाओं के साथ काम करने के बीच में कई सारे लोग मिले, जिसमें मालूम से घोष हुई, खास रेणु दीवान हुए, और पिलार, सिस्टर पिलार और सिस्टर जेम्मा, ये सारे लोग मिले थे। सबके साथ हम लोगों ने महिलाओं के बीच में काम करना शुरू किया। सिमडेगा में पढ़ाई कर रहे थे, बीए में, तो उसमें एक दिन एक डेड बॉडी आया जिसका सिर काट दिया गया था, लोहरा औरत थी, और उसके भाई लोग, चूंकि उस औरत के माँ बाप लोग उसको जमीन देना चाह रहे थे, उसके गोतिया भाई लोग नहीं चाह रहे थे कि उसको जमीन मिले, तो उन लोगों ने कुर्डेग में ये हुआ था, उसको मार दिया एकदम सिर अलग, और उसका छोटा बच्चा था। उसके साथ उसका छोटा बेटा लेटा हुआ है और दूध खोजता है। बहुत खराब से। गर्मी का दिन था और डेड बॉडी को करीब 35-40 किलोमीटर से ढो के लाए, बाजार प्राण में रखे। गर्मी का दिन, बच्चा को उसमें लेटा, बच्चा टटोलता है अपनी माँ को, तो हम लोग, मेरे साथ 3-4 लड़कियां थी, हम लोग देख रहे थे। मेरे साथ और एक थी मरसा आइंद, वो लोग भी 4 बहन थे, और उनकी जमीन को उसके भैया नहीं लेकिन दूसरे लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे, गांव के दूसरे लोग। तो ये वो बोलने लगे, देखिए किसी दिन हम लोगों को भी ऐसा ही हो जाएगा। एक तो वो दृश्य था, और वो तब हम लोग आपस में बात करते थे कि बहुत अच्छी, हमसे बहुत छोटी थी और लेकिन बहुत अच्छी समझ थी हम लोग को, ऐसा हमारे समाज में क्या हो, क्यों होता है। सोनुआ की उस महिला के मामले को याद करते हुए रोज कहती हैं कि महिलाओं के जमीन और आश्रय के अधिकार की लड़ाई ने उन्हें निर्णायक रूप से सक्रिय किया। एक ऐसी लड़ाई जिसमें समाज का विरोध, राजनीतिक दबाव और विचारधाराओं के टकराव सब साथ साथ उपस्थित थे। यहाँ आने के बाद जब रांची आ गए तो पिलार मिली, वो एक केस अपने इलाके में सोनुआ के में एक केस लेके लड़ रही थी कि माँ बेटी थी वो, और खदान में एक ड्राइवर से शादी की, फिर वो ड्राइवर छोड़ के चला गया, उसकी बेटी थी, और भाग गया, तो ये इसके लिए घर नहीं था, तो अपने घर आना चाह रही थी, तो घर के लोगों ने उसको जगह नहीं। तो उस समय हम लोगों को ये लगा कि महिला को
कम से कम अपने पैर रखने के लिए कहीं पर जगह हो। तो ससुराल उसका नहीं था, और इस जो पहले जो मर चुके थे उसका भी नहीं था ससुराल। मायके में रहते थे, और मायके के लोग ही उनको इस तरह से कर रहे। तो हम लोगों ने सोचने लगे कि परंपरा में ठीक है, जातीय व्यवस्था है कि उसको जमीन नहीं मिले, लेकिन जीने खाने का तो है। लेकिन अब जीने खाने के लिए भी जमीन नहीं है, तो कम से कम उसका पैर रखने के लिए, सिर पर छत होने के लिए उसको अधिकार मिलना चाहिए। और हमारी मांग इतनी ही थी कि पर्चा पट्टा में उसका नाम हो, ताकि उसको कहीं भटकना ना पड़े। लेकिन कई तरह के विचार आते आते इस केस को मानुषी की मधु किशोर देख रही थी। वो जब यहाँ आई और हम लोग यहाँ के राजनीतिक नेताओं से मिलकर बात करना चाह रहे थे, तो बहुत विरोध हुआ। आई आप लोग यहाँ क्यों आते हैं बात करने। और एक बार पिलार के यहाँ मीटिंग हो रही थी, जिसमें गोविंद केलकर आई थी, तो सिस्टर जेम्मा, जो हम लोग साथ काम करते थे, हम ही लोग में मतभेद हो गया। इनका कहना था कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करता है, हम उसको नहीं कर सकते। हमारा कहना था कि कम से कम कानून बन जाए, तो कानून के कारण ये महिलाएं अपना हक लेने का लड़ाई लड़ सके। तो काफी ये हुआ। लेकिन इसका दो तरह का प्रतिफल हुआ। एक जिसमें बहुत विरोध था, उसमें यहाँ के लोग ही थे। जो पक्ष में थे वो बहुत दो चार लोग थे जो सोचने वाले थे, और जो भुक्तभोगी थे। इसमें कुछ लोग थे जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे। इन लोगों ने हमारा साथ दिया। बानो थान जिस कई लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने उनको हक दिलाने का काम किया। तब थोड़े से लोग आए, और बहुत धीरे 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 लोगों ने समझना शुरू किया, उन भुक्तभोगी महिलाओं की आवाज के कारण। और अभी भी इस पर वैचारिक मतभेद है। लोग मानते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ जो राजनीतिक नेता है जो अपनी गोटी यहाँ वहाँ फिट करते हैं, वो लोग देखते हैं कि अगर हम इस सवाल को उठाते हैं तो हमारे वोटर भाग जाएंगे छोड़ के, इसलिए जानबूझ के भी इस पर चुप रहते हैं। और इसका दूसरा अभी जो हो रहा है कि हम लोग कहते हैं, चूंकि आदिवासियों में तो जमीन ही जीविका आजीविका का आधार है, तो हम लोग कहते हैं पूरे पर्चा पट्टा में नाम हो। ठीक है, शादी होगी उसका नाम हटा के दूसरे में कीजिए। तो कर्मचारी के साथ यहाँ के लोग काम करने में डरते हैं, लेकिन जो भी समस्या हो औरत को दबाने में वो अपनी सारी ताकत खर्च कर देंगे। ए, उसके बेटरमेंट के लिए या उसकी अच्छाई के लिए हमको क्या प्रशासन से समाज से क्या बातचीत करना चाहिए, इस पर वो नहीं जाते हैं। अगर कुछ हो रहा है तो बस महिला को दबा। महिलाएं अगर बाहर काम करने के लिए जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो तो महिला ही बुरी है। अगर बहू बन के आ रही है और कुछ हो रहा है तो नहीं बहू बुरी है। बेटी अगर कहीं दूसरे से शादी करे तो बेटी बुरी है। अपने सामाजिक दायित्व के प्रति लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं। लेकिन अब काफी उसमें बदलाव आ रहे हैं। कम से कम लोग सोचना शुरू कर रहे हैं। कुछ स्वार्थ से भी सोच रहे हैं, लेकिन कुछ निस्वार्थ भाव से भी सोच रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत धीमी गति है प्रगति की। डॉक्टर रोज केरकेट्टा, एक स्त्री जिसने अपने जीवन के हर संघर्ष को सीख में बदला, जिसने शिक्षा, न्याय और महिलाओं की इज्जत के लिए अपने रास्ते खुद बनाए। रोज केरकेट्टा महज एक कहानी नहीं, एक आंदोलन का नाम है।
एक ऐसी रोशनी जो आने वाली पीढ़ियों के रास्तों को हमेशा उजाला देती रहेगी।